तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आरंभ करने वाले हैं गणित, जो कक्षा 10th की आपकी गणित विषय है, इसके पहले अध्याय को, यानी कि वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को। ठीक है, हम लोग जो है बच्चों, पहले जो है इससे पहले गणित की कक्षा में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे कि कक्षा 10वीं की जो आपकी किताब है, गणित पाठ्य पुस्तक है, इनके कितने अध्याय हैं और किनको किनको हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो इसमें हम लोग बात करेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और ये आपका पहला अध्याय है, यानी कि पहला चैप्टर है। और बच्चों, इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो जानेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या को जानेंगे, और इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और उसके बाद फिर आपका इंटेजर, ये क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, और आपका जुड़वा भाज्य संख्या। इन सब नंबर्स के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, ताकि आगे के किसी भी अध्याय में हमें प्रॉब्लम न हो, किसी भी प्रकार की संख्या आ जाए अगर तो। ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। दूसरा हम लोग इसमें जानेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। और इस परिमेयिका के थ्रू से हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालना सीखेंगे, यानी कि मसो, महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। और दूसरी ओर इस किसी भी संख्या को A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर में हम लोग बात करेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में, और उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज करेंगे हम लोग HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने में, और LCM यानी कि आपका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने में। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से अपरिमेय संख्याओं के बारे में, यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ से तो आपका 2 नंबर का मार्क्स 100% पूछा ही जाता है बच्चों, किसी भी प्रकार की तो परेशानी है नहीं। यहाँ पर आपका 2 मार्क्स रखा हुआ है, अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करके प्रूव करना सीख लिया। और बहुत ही साधारण सा यहाँ पर सिद्ध करना होता है बच्चों, बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में, यानी कि परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है, ये कब शांत होगा और ये कब अशांत आवृत्ति की होगी। ठीक है, अशांत आवृत्ति की होगी। तो इस जो ये अध्याय है, हम लोग इन सारे चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को। वह आपका होने वाला है सारे संख्याओं के बारे में अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों, संख्या किसको कहते हैं, यानी कि नंबर किसको कहते हैं। आप लोग तो ऐसे जानते हैं सारे संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये सब, लेकिन सबसे पहले संख्या अगर आपको पूछ ले कोई कि संख्या किसको कहते हैं, तो आप बता पाएंगे क्या? तो संख्या होता है बच्चों, संख्या किसको कहते हैं, यानी कि नंबर। ठीक है, तो गणना करने के लिए, यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत, गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत आपका क्या कहलाती है? प्रयुक्त संकेत संख्या कहलाती है। प्रयुक्त संकेत क्या कहलाती है बच्चों? संख्या कहलाती है। ठीक है, ये आपका होगा। जैसे मतलब कि मान लीजिए ये आपका कक्षा है, मान लीजिए अभी हम लोग गणित की कक्षा में बैठे हुए हैं, आप लोग मान लीजिए ये आपका इस तरह से बेंच है, इस तरह से आपका बेंच लगा हुआ है, और इस प्रकार से पीछे भी एक बड़ा सा बेंच लगा हुआ है, और इसमें जो है आपका 2 विद्यार्थी इसमें आसानी से बैठा हुआ है, और इसमें भी 2 विद्यार्थी है, और इसमें मुख्य रूप से बच्चों इसमें 3 विद्यार्थी बैठा हुआ है। ठीक है, ये 3 विद्यार्थी हो गए आपके। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्या हो गए, इस कक्षा में बैठे हुए हैं, ये 7 जो है इस कक्षा में बैठे हुए। तो अब हम लोग यहाँ पर 7 को किस रूप से दर्शाते हैं, 7 का संकेत क्या होता है, उसी संकेत में लिखना हम लोग को, वो कहलाएगा संख्या आपका। ये इस तरह से हम लोग लिख दिया, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों? संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 स्टूडेंट रहता, तो उसके लिए हम लोग कौन सा संकेत प्रयोग करता, इस प्रकार का संकेत। तो ये हो गया आपका 5, ये संकेत क्या कहलाएगा आपका? संख्या कहलाएगा। ये 7 संकेत जो था, ये क्या कहलाएगा आपका? संख्या कहलाएगा। अगर 4 होता तो इस प्रकार से डिनोट करता, अगर 3 होता तो इस प्रकार से डिनोट करता, है ना।
यानी कि आपका जो है गणना करने के लिए जो प्रयुक्त संकेत होगा उसी को हम लोग संख्या कहेंगे। अगर समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है तो चलते हैं थोड़ी सी केमिस्ट्री की दुनिया में। वहाँ पर हम लोग बच्चों बात करते हैं, अगर आप जानते होंगे हाइड्रोजन तत्व को यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट को, तो वहाँ पर क्या किया था बच्चों, किसी भी अभिक्रिया में या कहीं पर भी इस प्रकार से लिखा जाता है क्या, नहीं ना, वहाँ पर हमेशा क्या लिया जाता है बच्चों, H, इस तरह से लिया जाता है। तो ये H क्या है, ये H क्या है, इस हाइड्रोजन का क्या है, संकेत है। उसी प्रकार से कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, C, ये C क्या है, कार्बन का संकेत है। उसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा जाता है, O, यानी ऑक्सीजन के लिए O जो क्या है, ऑक्सीजन का संकेत है। तो ये सारे संकेत है किसका, एक तत्व का, ये सारे संकेत है किसका, एक संख्या का। तो संख्या मतलब कि गणना का, तो यहाँ पर गणना के लिए प्रयुक्त संकेत क्या कहलाती है, आपका संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से। तो पहला नंबर कॉपी में आप लोग लिखिएगा, पहला नोट, पहला नंबर में प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, पहला क्या है आपका, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको कैपिटल N से डिनोट किया था बच्चों, नेचुरल नंबर। एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1, 2, 3 इस तरह से चलता रहेगा, 50, 100 इस तरह से चल जाएगा, लाख, करोड़ और अनंत तक जाएगा। एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, कहाँ से शुरू होगी, एक से, और जाएगी कहाँ तक, अनंत तक जाएगी। तो इसका कलेक्शन कैसा हो जाएगा, संग्रह कैसा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 इस तरह से चल जाएगा, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। या फिर आप सिंपल कक्षा में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा इसमें पढ़े होंगे कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए अब अगला बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में, यानी कि होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको कैपिटल W यानी W से डिनोट किया जाता है बच्चों होल नंबर को। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या, कहाँ से, 0 से शुरू होगा। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी, 1 से, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी, 0 से। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका कलेक्शन कैसा हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह चल जाएगा बच्चों आपका। तो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाने वाली संख्या, अनंत तक, कौन सी संख्या कहलाएगी, पूर्ण। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाएगी, आपका प्राकृतिक संख्या। ठीक है, या इस तरह से समझ लेते हैं, मान लीजिए अगर 0 गायब, 0 आपका गायब तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, पूर्ण। मान लीजिए आप लोग पार्टी करते हैं बच्चों, मान लीजिए 2 दोस्त मिलाया, सोचा कि आज पार्टी करेंगे, और ये दोनों ने क्या मिलाया कि जो तीसरा दोस्त है ना उसको हम क्या करेंगे, आज इनवाइट करेंगे पार्टी करने के लिए। लेकिन ये क्या हो गया, किसी कारणवश, है ना, ये इस पार्टी में नहीं आ पाया, ज्वाइन नहीं कर पाया। तो ये लोग क्या करता है, पार्टी तो करता है, फिर लास्ट में क्या बोलता है बच्चों कि इस दोस्त की वजह से पार्टी हमारी क्या रह गई, अधूरी रह गई, है ना। इसी तरह से ये 0 की वजह से, अगर 0 गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। अगर 0 आ गया, अगर ये आ जाता आपका दोस्त तो क्या हो जाता, पार्टी पूर्ण रूप से, बहुत ही मौज मस्ती के साथ करते आप, है ना, बहुत ही अच्छी तरह से बनता वहाँ पर मूड आपका। तो इसी प्रकार से अगर 0 आ गया तो ये हो जाएगा पूर्ण, 0 गायब तो हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, ध्यान रखेगा आपको। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या की तरफ। पूर्ण हो गया आपका और आपका प्राकृतिक हो गया, अब बढ़ते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या की तरफ। तो प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर बच्चों ये हो गया आपका 1, 2, 3 इस तरह से चलता रहेगा। होल नंबर आपका यानी कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलता रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्या यानी कि इंटेजर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इंटेजर, और इसको I से डिनोट किया था या फिर Z से डिनोट किया था। तो इंटेजर के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, इंटेजर के बारे में जानेंगे हम लोग कि पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या किसको बोलेंगे बच्चों, -1, -2, -3 इस तरह से हम लोग -2, -3 ये सब क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है, -1, -2, -3 इस तरह से आपका। तो हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 0, 1, 2, 3 इस तरह से इधर चलता रहेगा, और फिर इधर -1, -2, -3 इसका इधर से चलता रहेगा, -4, -5 इस तरह इधर हो जाएगा। ये सारे जो नेगेटिव है बच्चों, माइनस वाला, ये आपका कहलाएगा
नेगेटिव इंटीजर। क्या कहलाएगा बच्चों आपका? नेगेटिव इंटीजर। क्या कहलाएगा? नेगेटिव इंटीजर। ये सारे हो जाएंगे आपका नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। ये प्लस वाला है ना सारा, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। और जीरो जो है ये तो न तो धनात्मक पूर्णांक होगा न ही ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका आ जाए क्वेश्चन बच्चों कि जीरो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक ऋणात्मक दोनों है या कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पर न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इसका कलेक्शन किस तरह से लेंगे? तो जीरो आ जाएगा और प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, है ना, इस तरह से आपका चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। देखिए नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। प्लस एक पॉजिटिव, माइनस एक नेगेटिव, प्लस दो पॉजिटिव, माइनस दो नेगेटिव, है ना, इस तरह से आपका चल रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटेजर्स। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो पूर्णांक संख्या के बाद अब हम लोग का आ रहा है नंबर अभाज्य संख्याओं का। किसका? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या ये कितना है बच्चों आपका? चौथा है आपका अभाज्य संख्या। देखिए मैं थोड़ा सा पहले कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर आपका। देखिए मान लीजिए आप ले लिए कितना? 2, ठीक है, ले लिया आपका 3, और उसके बाद ले लिया 5, और उसके बाद ले लिया 19। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, इसको भाग लगाइए। 2 को भाग लगाइए तो आप अपने मन से किससे भाग लगेगा? 2 क्या होगा? 1 से भाग लगेगा, है ना, 1 दूना 2, है ना, ये कट जाएगा आपका। तो 1 से भाग लग गया आराम से। और जो 2 है वो 2 से भी भाग लगेगा कि नहीं? 2 एकम 2, है ना। तो ये आपका, तो ये जो 2 था बच्चों कितना से भाग लगा? 1 से भाग लगा और 2 से भाग लगा, यानी कि ये जो 2 था इसका 2 गुणनखंड होगा, 1 और 2। उसी तरह से 3 को भाग दे करके देखेंगे आप लोग तो कितना आएगा इसका? 1 और 3। 5 का भाग देके देखेंगे तो आप लोग 1 और 5। 19 का भाग देके देखेंगे तो 1 और 19, यानी कि वह सारे संख्याएं, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्याएं या फिर वह संख्याएं जो क्या हो केवल एक और स्वयं से भाग लगे। देखो तो एक और स्वयं, 2 क्या था? 2 ही को भाग देना था, तो 2 किससे भाग लग रहा है? स्वयं यानी 2 से। 3 था यहाँ पर 3 से भाग लग रहा है, 5 था यहाँ पर 5 से भाग लग रहा है, 19 था तो 19 से भाग लग रहा है, यानी कि वह एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्याएं जो क्या हो स्वयं तथा एक से भाग लगे, एक तथा किससे? स्वयं से भाग लगे, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। या आप इस रूप से कह सकते हैं कि वह संख्याएं जिसका केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो बच्चों? 2 का कितना गुणनखंड? देखो तो 2 गुना 1 होगा कि नहीं? अच्छा, 3 का देखो तो 3 गुना 1, उसी तरह से 5 का 5 गुना 1, उसी तरह से आपका 19 का 19 गुना 1 होगा कि नहीं? लेकिन अगर यहाँ पर आप अगर 4 ले लेते हैं, 4, तो देखो तो 4 किससे कटेगा? देखो तो 4 आपका किससे कटेगा? 1 से तो कटेगा ही, है ना। 1 से तो सब सारी संख्या कटती है, 1 से, उसके बाद 4 से खुद से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 से भी कट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो तो 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और फिर 2 से भी कट रहा है, यानी कि इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 3 गुणनखंड आ रहा है। कितने गुणनखंड आ रहा है बच्चों? 3 गुणनखंड आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? आपका भाज्य में चल जाएगा, ये आपका अभाज्य में नहीं आएगा। तो हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? वे संख्याएं या एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वे एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। या फिर वे प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके जो क्या हो केवल और केवल एक से तथा स्वयं से भाग लगे, एक से तथा स्वयं से भाग लगे, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, आई थिंक आपको अभाज्य संख्या का सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग क्या ले सकते हैं? ले लीजिए अपने मन से कुछ भी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, इस तरह से आपका चलता रहेगा, यानी कि जो क्या हो एक से और स्वयं से ही सिर्फ भाग लगे, उसी को हम लोग लेंगे। 4 होगा क्या? नहीं ना, 4 2 से कट रहा है। 6 होगा क्या? 2 या 6, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। 8 होगा क्या? नहीं ना, 4 दूना 8, 2 चुका 8, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? आपका अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ बन जाएंगे, यहाँ पर 3 स्टार पॉइंट के रूप में आप लोग लिखेंगे, 3 स्टार्स के रूप में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ गया कि सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा
अभाज्य संख्या, तो कौन होगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 2, लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। अगर आपसे क्वेश्चन कर देगा सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा तो है कैसा संख्या, सम होना चाहिए, सम संख्या यानी कि जो 2 से भाग लग जाए, जो 2 से भाग लग जाए, तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 2 से कौन भाग लग रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये 2 आपका हो जाएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी या सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा बच्चों, 2 होगा क्या, नहीं ना, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर होगा ना 2, क्यों 3 जो है 2 से नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा वो विषम हो जाएगा, और अभाज्य संख्या है इसलिए वो विषम अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इस तरह से आप इस 3 पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से हल कर देंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं है बच्चों। हम लोग का एम है, हम लोग का गोल है मुख्य रूप से जो है 95 प्लस मार्क्स लाना है। ठीक है, 95 प्लस मार्क्स चाहे जैसे भी हो हम लोग को लाना है बच्चों। किसी भी प्रकार की यहाँ पर आप लोग का जो है किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, हर तरह से यहाँ पर समझाया जाएगा, चाहे ट्रिक हो टेक्निक हो, किसी भी प्रकार से समझने में कोई भी परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। तो हम लोग का यही टारगेट है कि किसी भी प्रकार, क्योंकि मैथ्स है बच्चों, मैथ में एक भी नंबर नहीं काटा जाता है। अगर आपने सही से सॉल्यूशन करके आया है, अच्छी तरह से वहाँ पर सॉल्व करके डिटेल के साथ अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैथ में जो है अपना लैंग्वेज कुछ नहीं चलता है, मैथ्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपने लगाया अपने से अच्छी तरह से और उसको कॉपी पर बना करके आया मैथ को, तो वहाँ पर फुल्ली मार्क्स मिलने वाला आपको, एक भी मार्क्स वहाँ पर आपका कट नहीं होने वाला। मैथ ही एक सब्जेक्ट है जो आपको जितना लिख करके आएंगे, जितना बना करके आएंगे, उतना ही वापस आपको रिटर्न करेगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाज्य संख्या के रूप में। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अब अभाज्य जान लिया हम लोग, तो कितने संख्या को जान लिया अब तक, 4। सबसे पहला प्राकृतिक, दूसरा पूर्ण, तीसरा पूर्णांक, चौथा अभाज्य। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर में भाज्य संख्याओं को। ठीक है, भाज्य संख्याओं को देखिए, अब हम लोग कैसा एग्जांपल लिए थे, 2 को लिए थे और 3 को लिए थे। क्या हो रहा था, 2 केवल और केवल 1 से और 2 से भाग लग रहा था, ये 3 क्या हो रहा था, केवल और केवल 1 और 3 से भाग लग रहा था। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर 4 लेते तो ये 4 कैसा क्या हो रहा है बच्चों, 4 1 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है, और 2 दूना 4, 2 से भी भाग लग रहा है ना। अगर यहाँ पर 6 लेते हैं तो देखो, तो 6 1 से भी भाग लग रहा है, 2 यहाँ पर कितना 6 से तो लगेगा ही स्वयं, 2 त्या 6, तो 2 से भी भाग लग रहा है, 2 त्या 3, 3 से भी भाग लग रहा है, तो ये सारे कितने हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो बोलेंगे वे, या फिर बोलेंगे एक से अधिक, एक से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, कितना हो, जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों, भाज्य संख्या। या फिर बोलेंगे वे संख्या एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्वयं से तथा इसके अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग लग जाए। जैसे देखो, 1 से भी भाग लग रहा है, स्वयं से भी भाग लग रहा है, और 2 से भी भाग लग रहा है। यहाँ पर देखो 1 से भी भाग लग रहा है, स्वयं से भी भाग लग रहा है, और देखो 2 एक अन्य संख्या है, 3 एक अन्य संख्या है, उससे भी भाग लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में क्या लेगा, 2 तो होगा नहीं, 2 क्योंकि अभाज्य संख्या है, 3 होगा क्या, नहीं अभाज्य संख्या है, तो 4 हो जाएगा आपका, है ना। तो 4 ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, 6 भाज्य संख्या, 8 भाज्य संख्या, 9 होगा क्या, होगा ना। 9 का देखो, 9 का गुणनखंड निकालो, 9 का कितना हो जाएगा, 1 से भी भाग लग जाएगा, तो एक हो जाएगा इसका गुणनखंड 1, और 9 से भी भाग लगेगा तो 9 भी हो जाएगा, 3 से भाग लगेगा, 3 त्या 9 होगा कि नहीं। तो देखो, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ना, तो ये 9 हो जाएगा, 12 14 15, है ना, इस तरह से आपका चलता रहेगा। तो ये सारे हो जाएंगे आपका भाज्य संख्या। अब यहाँ से भी मुख्य रूप से 3 ऑब्जेक्टिव का निर्माण हो सकता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के रूप में आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, या फिर आपका 2 नंबर या क्वेश्चन में। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनेगा आपका कि सबसे छोटा जो है भाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, है ना। देखिए, और अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी हो गई थी, आपका 2 हो गया था। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टार मार्क में आप लोग लिखेंगे कि सबसे
छोटी समभाज्य संख्या। कौन सी? सम। तो इसमें समभाज्य संख्या कौन हो जाएगा बच्चों? सबसे छोटा ही 4, क्योंकि 4 किससे भाग लग रहा है? 2 से भाग लग रहा है, इसलिए 4 आपका क्या हो जाएगा? समभाज्य संख्या हो जाएगा। और मैंने बताया था समूह अभाज्य संख्या में क्या हुआ था आपका? 2 आया था आंसर, है ना। अब इसका के रूप में अगर कोई पूछ ले आपका सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, कैसा? विषम। विषम मतलब कि 2 से भागने लगे। देखो तो 4 2 से भाग लग जाएगा, 6 2 6 कट रहा है, 8 2 चौक 8 कट रहा है, 9 2 से कटा क्या? नहीं नहीं, तो ये 9 आपका हो जाएगा सबसे छोटा, क्या हो जाएगा? विषम भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आपका ये सारे हो जाएंगे स्टार पॉइंट के रूप में। अगर यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव बनेगा तो आप 100% वहाँ से बना करके आएंगे, 100%, एक भी नंबर वहाँ पर एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला आपका। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां यानी भाज्य संख्या के बाद अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या के बाद बात करते हैं हम लोग सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? सहभाज्य संख्या। ये आपका छठा होने वाला है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या यहाँ पर क्या होगा? वह प्राकृतिक संख्याएं जिसके HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना हो? 1 हो। देखो पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं, उसके बाद आप लोग समझ में आ जाएंगे आप लोगों का। जैसे मान लीजिए 1 ले लिए और 5 ले लिए, ठीक है। अब देखो इसका हम लोगों ने क्या लिखा लिया? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालने जानते हैं ना, HCF। कैसे? अगर भाग दे करके निकालने जाते हैं तो बड़ा वाला को भाग देते हैं हम लोग, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर कितना करते हैं बच्चों? 1 5 है 5, इस तरह से कट गया, है ना, कट गया। तो ये क्या कहलाता है? इसका HCF कहलाता है कि नहीं? ये इसका HCF कहलाता है ना। या फिर आप कोई भी ले लेंगे बच्चों, मान लीजिए 5 19 का भी लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो तो 5 और 19, तो यहाँ पर भाग दे करके देखिए 5 19, तो कितना हो जाएगा? 5 त्या 15, कितना बचेगा यहाँ पर बच्चों? 15 4 19, 4 5, तो 4 एकम 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1, 5 से 4 चलेगा 1, 1 को 4 से भाग देंगे तो देखो तो 1, तो ये 1 इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, है ना, HCF हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बताया कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिसका मौजो यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सहभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे बच्चों? सहभाज्य संख्या। जैसे आपका 1 5 होगा कि नहीं, 1 3 होगा कि नहीं। जैसे आपका देखो यहाँ पर 5 19 लिए थे आपका, तो ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? आपका सहभाज्य संख्या। ठीक है, इस तरह से आपका और भी हो सकता है ना, ढेर सारा होगा यहाँ पर। तो सहभाज्य संख्या आप लोग को समझ में आया। मौसो कितना होना चाहिए? महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। यानी कहने का सेंस है कि इसे और सरल रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, सरल रूप में और नहीं ला सकते हैं। देखो तो 5 को और काट करके छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं ना। 19 को और छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो अगर काटा जाएगा तो वो सहभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी कि ये बहुत ही सरलतम रूप में रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जुड़वा भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? जुड़वा भाज्य संख्या। ये आपका 7वां नंबर है, जुड़वा भाज्य संख्या। जुड़वा भाज्य संख्या बच्चों यहाँ पर होगा क्या? वे 2 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 आ जाए। ठीक है, यानी कि वे 2 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर कितना आ जाए? 2 आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे जुड़वा भाज्य संख्या। जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर 5 और 7। 5 क्या एक अभाज्य संख्या है, 7 क्या एक अभाज्य संख्या है ना। तो अब देखो 5 और 7 का डिफरेंस निकालो, तो 7 - 5 कितना आया? 2 आया। तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 आ गया, तो ये आपका हो जाएगा जुड़वा भाज्य संख्या। आया समझ बच्चों? जुड़वा भाज्य संख्या किस तरह से निकाला जाता है? अगर 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना आ जाए? 2 आ जाए। कितना आ जाए? 2 आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे जुड़वा भाज्य संख्या। जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पर 17 और 19, तो इसका अंतर निकालेंगे, 19 से 17 चला गया, कितना बचेगा? 2। तो 2 आ गया ना अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर अगर 2 आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे जुड़वा भाज्य संख्या। आया था समझ में बच्चों सारा चीज़ आपको? तो हम लोग का इसके एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो इसके एग्जाम्पल में आराम से लिख दीजिए आप लोग, 3 5 है कि नहीं, 5 से 3 चला गया 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 11 13 होगा कि नहीं, 13 से 11 चले गया 2, 17 19, 19 से 17 चले गया 2, उसी तरह से 29 31, 31 से 29 चले गया 2, तो होगा कि नहीं बच्चों? ये सारे क्या हो जाएंगे? जुड़वा भाज्य संख्या। यानी कि वे 2 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर कितना हो जाए? 2 हो जाए। अंतर कितना होना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए, उसको बोलेंगे जुड़वा भाज्य संख्या। किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग
परिमेय संख्या और लास्ट अपरिमेय संख्या के बारे में। तो ये आपका होने वाला 8वां नंबर, 8 ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? रेशनल नंबर, इसको 8 से डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहाँ पर q जो है कभी भी 0 नहीं हो। ठीक है, जैसे 1 देखो तो 1, जैसे 2, जैसे 3, 1 के नीचे छुपा हुआ 1 तो ये q हो गया। q का मान कितना है? 1 है। यहाँ पर नीचे कितना छुपा है? 1, तो q का मान कितना है? 1। 3 के नीचे भी कितना छुपा है? बटे के रूप में 1, क्योंकि 3/1 3 ही होता है, 2/1 2 ही होता है। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन यहाँ पर q का मान क्या है? 1 है। q का मान सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। और p जो है कोई भी पूर्णांक कुछ भी हो सकता है आपका यहाँ पर। ठीक है, कोई भी पूर्णांक यहाँ पर ले सकते हैं आपका -1/2, -10/5, -10/11। तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगा आपका? खाली q के रूप में आपका क्या होना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। और p क्या होना चाहिए? कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। तो वो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। तो बोलेंगे परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें किसके रूप में लिखा जा सकता है? p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p एक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, चले आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो बस अपरिमेय संख्या में कुछ नहीं है बच्चों। अपरिमेय संख्या में आपका क्या है कि इससे सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी कि इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, p/q के रूप में इसको नहीं लिख सकते आप। इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। जैसे √5, √6, √7, √2, अंडर रूट, ये सब देखिए बच्चों, ये सारे क्या है? अपरिमेय संख्या आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे आपका? ये अपरिमेय संख्या। क्यों? जैसे √5 को कितना लिख सकते हैं हम? 5 का पावर 1/2, इसी को नहीं लिखते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 1/2, 6 का पावर 1/2, इस तरह से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम डिनोट यानी कि दर्शा नहीं सकते हैं, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या में ये सारा चीज़ आपका यहाँ पर कंसेप्ट खत्म होता है वास्तविक संख्याओं का। लेकिन लास्ट हम लोग को बात करना है 10 नंबर में वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं बच्चों? वास्तविक संख्याएं। तो अब हम लोग पहुँच गए वास्तविक संख्या पर, जिसको हम लोगों को पढ़ना था उसके पास पहुँच गए। तो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? सभी संख्याओं का संगणय। क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं का संगणय। क्या कहलाएगा आपका? सभी संख्याओं का कलेक्शन। सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा आपका? प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, इंटेजर यानी कि पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये सब मिलकर के क्या बनाया जाता है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्याओं को हम लोग को दर्शाना है तो 0 भी ले लो, -+1 ले लो, -+2 ले लो, इस तरह से आपका। उसके बाद 1/2 ले लो, 3/4 ले लो, √5 ले लो। ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? आपका ये वास्तविक संख्याएं हो जाएंगे। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जैसे 0, 0.0, 0.99, यहाँ पर हो गया 1, इस तरह से आप दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर। तो इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। समझ में आया आपको आज का सारा टॉपिक बच्चों? कोई प्रकार की दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना? देखिए, पहला हम लोग नेचुरल नंबर पर बात कर लिए। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। दूसरा हम लोग बात किए होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी। पूर्णांक संख्या जो क्या होगा? प्लस माइनस, यानी कि 0 तथा प्राकृतिक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या मिलकर के क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या है। रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? p/q के रूप में लिखा जाएगा, और वहाँ पर q क्या हो जाएगा? 0 के बराबर नहीं होगा। और उसके बाद आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? p/q के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, सब कुछ बता दिया आप लोगों ने। भाज्य, अभाज्य, सारा चीज़ सबको आपको समझ में आ गया होगा। चले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है या कि परिमेय संख्या है?
पाई जो है क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कैसी संख्या है, प्राइम है यानी कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है 22/7, ये कौन सी संख्या है। अगर इस तरह से दे दे पाई का मान 22/7, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। या फिर पाई का मान 3.14, ये कौन सी संख्या है, ठीक है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये सारा आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाते जाते मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्या करें, पहचानने सीख जाए किस प्रकार से। और ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आई थिंक आज का सारा चीज़ टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बच्चों शेयर कर दीजिए, ताकि जो है हम लोग आप लोग के लिए क्या करें, अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करें। यहाँ पर सारा अच्छी तरह से मटेरियल आपको दें, प्रोवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मार्क्स आप अपना बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।